नमस्कार, पीवी स्टडी चैनल में मैं पूजा भारतीय। आज हम लेखांकन के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पिछले वाले वीडियो में लेखांकन की कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ कुछ परिभाषाएं मैंने लिखी हुई हैं, किसने लिखी हैं या आप सोचिए, थोड़ी देर बाद बताइए, मन में सोचिए और मैं यहाँ पे लिख दूँगी। आप चेक कीजिए कि आपको याद है या नहीं है, ठीक है। तो पहली इसमें परिभाषा है, लेखांकन सौदों को कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर लिखना है। तो मैंने आपको बताया होगा कि हमें मेन चीज़ क्या देखनी चाहिए, यहाँ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर लिखना। किसने कहा है ये? 10 सेकंड सोचिए और फिर मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखती हूँ। तो लेखांकन सौदों को कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर लिखना है, ये कहा है रॉलैंड ने, ठीक है। आई थिंक याद होगा सभी को। रॉलैंड ने, ये इसके विद्वान हैं। इसके अलावा दूसरी परिभाषा है, लेखांकन आर्थिक क्रियाओं को मापने तथा उन्हें व्यक्त करने का साधन है। आर्थिक क्रियाओं को मापने और उन्हें व्यक्त करने का साधन है। साधन किसने बताया है लेखांकन को? 10 सेकंड सोचिए। तो लेखांकन को आर्थिक क्रियाओं को मापने और उन्हें व्यक्त करने का साधन बताया है दो लोगों ने। कौन कौन है वो लोग? स्मिथ एवं एशबर्न ने। इसके बाद तीसरी परिभाषा है, लेखांकन उन व्यवहारों एवं घटनाओं को जो कम से कम आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति की हैं, प्रभावशाली ढंग से मौद्रिक रूप में लिपिबद्ध करने, वर्गीकरण करने, संक्षिप्तीकरण करने या वर्गीकृत करने, संक्षिप्तीकृत करने भी बोल सकते हैं इसको, उनके परिणामों का विमोचन करने की कला है। ये किसने कहा है? सोचिए, 10 सेकेंड। तो लेखांकन उन व्यवहारों एवं घटनाओं को जो कम से कम आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के हैं, प्रभावशाली ढंग से मौद्रिक रूप में लिपिबद्ध करने, वर्गीकरण करने और संक्षिप्तीकरण करने, उनके परिणामों का विमोचन करने की कला। किसने कहा था? मैंने क्या बताया था? मतलब ऐसा किसने कहा है? एक संस्था बताई थी, है ना, अमेरिकी संस्था, है ना, अमेरिकी संस्था, यानी कि अमेरिकन इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, राइट। तो हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, इन्होंने ये डेफिनेशन दी है, ठीक है। तो मुझे लगता है सभी को ये याद हो गई होंगी। इसके अलावा अगर आपको कहीं से कोई डेफिनेशन मिलती है और आप उसे याद कर सकते हैं या फिर ऐसे ही उनको पहचान सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा पहचानें, उन्हें याद करें। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम आज लेखांकन के बारे में और भी अच्छे से पढ़ेंगे। आज हम लेखांकन की, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम इसकी अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे, मगर अवधारणाओं से पहले भी इसमें काफ़ी कुछ है जो हमें समझ लेना चाहिए, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे लेखांकन की विशेषताओं के बारे में, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ। जैसा कि अभी हमने परिभाषाएं पढ़ी है ना, पहले भी हमने वीडियो में पढ़ी थी, अभी भी हमने थोड़ा सा पढ़ी, रिवाइज किया, तो उनसे कुछ पता चलता है। इनकी विशेषताओं के बारे में क्या पता चलता है कि ये वर्गीकरण करती हैं, लेखों का वर्गीकरण, है ना। तो वित्तीय लेखों का वर्गीकरण, और क्या करती है? संक्षिप्तीकरण करती हैं, तो वो भी आ जाएगा।
करना। ठीक है, तो वित्तीय लेखों का वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण। लेखांकन का काम क्या होता है? जो पुस्तक पालन में हम लेखे करते हैं, सारे लेखे एक साथ ही तो कर देते हैं, उसमें कोई अलग थोड़ी ना करते हैं उनको। तो उनका वर्गीकरण कौन करता है? लेखांकन करता है। तो लेखांकन की विशेषता है लेखन का वर्गीकरण करना, यानी कि उनको अलग अलग कर देना। ठीक है, फिर आई संक्षिप्तीकरण की बात। संक्षिप्तीकरण का मतलब शॉर्ट में कर देते हैं, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कथा नहीं लिखते कि कोई घनश्याम नाम का आदमी आया, फिर उसने ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को बोला, उसको हमने इतने सारे प्रोडक्ट्स दिखाए। मतलब पूरी राम कथा नहीं लिखनी है, हमें शॉर्ट में लिखना है कि घनश्याम दास जी आए, ऐसा भी नहीं लिखना है। सिर्फ इतना लिखना है कि घनश्याम दास जी को हमने इतना माल बेचा, है ना। तो बहुत ही शॉर्ट में लेखे लिख लिए जाते हैं। तो लेखांकन का काम संक्षिप्तीकरण करना है। एक तो वर्गीकरण करना है, इसने क्रय का अलग कर लिया, विक्रय का अलग कर लिया, ठीक है, इन्होंने खर्चे का अलग कर लिया, आय का अलग कर लिया, और भी जितने होते हैं, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सबके अलग अलग खाते वगैरह सब तैयार कर लिए। तो ये काम कहाँ होता है? लेखांकन में होता है, यानी कि अकाउंटिंग में होता है। ठीक है, संक्षिप्तीकरण तो मैंने अभी आपको बताया। पूरी की पूरी राम कथा हमको नहीं लिखनी है, शॉर्ट में हमें पूरी बात लिख देनी है, भाई घनश्याम दास जी को हमने इतना माल बेचा, या इतना माल उनसे खरीदा, या उनको इतनी छूट दी, या उनको इतना कमीशन दिया, या उनसे इतनी छूट मिली वगैरह, जो भी है एकदम शॉर्ट में हमको लिख देना है। ठीक है, तो वो किस में होता है? लेखांकन में। तो इसकी विशेषता ये है। और क्या इसकी विशेषता है? ये लेखांकन जो है ना, ये व्यवसाय की भाषा होती है। मतलब कि व्यवसाय, भाषा का क्या मतलब होता है? अपनी बात को व्यक्त करना, है ना। तो व्यवसाय जो है अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे व्यक्त करता है? लेखांकन के जरिए। व्यापार में क्या क्या हुआ है, कब कब हुआ है, ये कैसे व्यक्त करता है व्यापार? लेखांकन के थ्रू। तो लेखांकन क्या है? व्यवसाय की भाषा है। ठीक है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तीसरा इसका जो विशेषता है वो क्या है कि ये हमारी आर्थिक स्थिति को बताता है, व्यापार की आर्थिक स्थिति को बताता है। मैं लेखांकन में हम सारी चीज़ें लिख रहे हैं, कितना खर्चा हुआ, कितना आय हुई, कितनी विक्रय हुआ, हमारे कितने लेनदार हैं, कितने देनदार हैं, ये सब चीज़ हम उसमें लिख रहे हैं। तो लेखांकन क्या कर रहा है? हमको ये बता रहा है कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है ना। तो इस सब से ये तो पता चल रहा है कि हमारे पास कितनी संपत्ति है, कितना रुपया है, या फिर कितना नहीं है, या जाने वाला है। तो हमारी आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर है क्या, कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई। तो हमारी आर्थिक स्थिति को बताता है क्या? लेखांकन। ठीक है, चौथी विशेषता क्या है? हमने पढ़ा कि पुस्तक पालन में हम रफली याद के लिए सारे लेखे लिख लेते हैं। लिखते निश्चित सिद्धांतों के आधार पर ही हैं, एक निश्चित प्रारूप में, लेकिन उसमें सारे के सारे एक साथ लिख लेते हैं, है ना। लेकिन लेखांकन क्या करता है? उसको वर्गीकृत करता है, उसका संक्षिप्तीकरण करता है। यानी कि लेखांकन का काम कहाँ से शुरू हो रहा है? जहाँ पुस्तक पालन का काम पूरा हो गया, यानी कि पुस्तक पालन के बाद शुरू होता है लेखांकन का काम। ठीक है, तो ये भी इसकी विशेषता है। तो मैं लिख देती हूँ। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैंने तो बताया था पुस्तक पालन का ही विस्तृत रूप है लेखांकन। तो वो विस्तृत रूप हो गया ना, अब दूध से दही बन जाता है कि नहीं? है तो वो दूध ही था ना पहले। वो जब हमने उसको जमा लिया तो वो दही बन गया। ठीक है ना, वही चीज़ है यहाँ पर, वो है पुस्तक पालन ही, उसका एक विस्तृत रूप है लेखांकन। ठीक है, तो लेखांकन का काम कहाँ शुरू होता है? जहाँ पुस्तक पालन का काम खत्म होता है। यानी कि पुस्तक पालन में जब सारे लेखे हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? लेखांकन को शुरू करते हैं, यानी कि सारे लेखों का फिर हम वर्गीकरण करते हैं, संक्षिप्तीकरण करते हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या होता है? इतना कुछ क्यों करते हैं? तो क्योंकि हमें लाभ और हानि पता चलती है। लाभ और हानि जब हमको पता चलती है तो क्या होता है? हम ये सोचने में सक्षम हो जाते हैं कि अब आगे हमें अपने व्यापार में और अधिक लाभ के लिए और अधिक आय कमाने के लिए क्या करना चाहिए, है ना। तो भविष्य की नीति निर्धारण में भी हमारा सहयोग करता है। तो ये भी इसकी विशेषता है। लेखांकन की क्या विशेषता है? कि ये हमको नीति निर्धारण में, व्यापार की नीति निर्धारण में सहयोग करता है। ठीक है, तो ये भी हम लिख लेते हैं। अच्छा, एक और विशेषता है इसकी। क्या?
पुस्त पालन में जो लेखे हम करते हैं वो सारे के सारे उसमें हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लेखे छूट भी जाते हैं, है ना, कभी कभी छूट जाते हैं कुछ लेखे, लेकिन हुए तो होते हैं वो लेन देन भी जो छूट गए हैं। तो लेखांकन उनको भी सम्मिलित करता है जो छूट चुके हैं कहीं ना कहीं से। जैसे अब देखो हम आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं, है ना, तो उसमें उसमें क्या होता है, ये आगे की बात है, जिनको नहीं पता है वो नहीं समझ पाएंगे अभी, ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कि हम आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं वर्ष के अंत में ये जानने के लिए कि हमने जो भी अंतिम खाता बनाया है, हमने जो भी लाभ हानि खाता बनाया है और जो हमने अपना व्यापार खाता बनाया है वो बिल्कुल ठीक बनाया है या नहीं बनाया है। मतलब सारे खातों की जांच हम कर लेते हैं आर्थिक चिट्ठे से। तो ये जो आर्थिक चिट्ठा हम बनाते हैं लास्ट में, इसमें दोनों तरफ का योग बराबर होना चाहिए, है ना। तो इसमें जब दोनों तरफ का योग बराबर नहीं आता है, संपत्ति पक्ष का और दायित्व पक्ष का जब योग बराबर नहीं आता है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ त्रुटि हुई है। उस त्रुटि को ढूंढता है कौन? ढूंढता है लेखांकन। क्योंकि लेखांकन में हमने ये चीज़ देखी ना कि त्रुटि हो रही है, पता चली ना, तो हम क्या करेंगे? ढूंढेंगे त्रुटि कहाँ हो रही है, गलती कहाँ हो रही है। जब हमको पता चलता है हमारी गलती है तो हम ढूंढेंगे ना कि क्या गलती है, कहाँ पर हुई गलती। तो फिर उस गलती को फिर हम दूर भी तो करेंगे। उसमें समायोजन होते हैं। समायोजन होने का मतलब ये है कि वो सारे अपूर्ण लेखे जो कि छूट चुके हैं उसको भी हम इसमें सम्मिलित कर रहे हैं, यानी कि वो भी हम लिख रहे हैं, अब अपनी गलती को सुधार रहे हैं। सुधारना भी चाहिए अपनी सारी गलतियों को। तो लेखांकन भी यही काम करता है, हमारी गलतियों में सुधार करता है, यानी कि अपूर्ण लेखों को भी सम्मिलित करता है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है, अपूर्ण लेखों का सम्मिलित करना। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। इत्यादि मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अलावा और भी विशेषताएं हैं। हमारी संपत्ति का हमें इससे ज्ञान होता है, हमारे पास कितना रोकड़ शेष है उसका हमें ज्ञान होता है ना, हमारी कितनी दायित्व है, कितना हमें चुकाना है ऋण, इसका हमें ज्ञान होता है, हमारी पूंजी कितनी है इसका हमें ज्ञान होता है लेखांकन से ही। तो ये सारी इसकी विशेषताएं ही तो हैं। गणितीय शुद्धता को जांचना, हम जब आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं तो अपनी सारी गणितीय शुद्धता को ही तो जांचते हैं उसमें, है ना। तो तलपट बनाते हैं, ये सब काम जब करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? अपनी भूल को सुधारने के लिए गणितीय शुद्धता कोई तो जांचते हैं हम कि गणितीय शुद्धता हमारी है कि नहीं, कोई भूल हो तो हम उसको सुधार सकें, है ना। तो ये भी क्या है, इसकी विशेषताएं हैं। ऐसे ही कुछ बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं जो आप अपने आप से भी समझ सकते हो थोड़ी सी, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ है जो नहीं बता पाई हूँ मैं, या आपको लगता है मुझे बताना चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लेखाकर्म की प्रणालियों यानी कि पद्धतियों की। इसमें कौन कौन सी पद्धतियों का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, तो ये हैं 4 प्रणालियाँ जो कि लेखांकन की प्रणालियाँ हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले है भारतीय बहीखाता प्रणाली, जिसको कि हम महाजनी प्रणाली भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? भारत की सबसे प्राचीनतम लेखांकन की प्रणाली है। सबसे पहले जिसमें हम लेखे रखते थे वो कौन सी प्रणाली थी? भारतीय बहीखाता प्रणाली, जिसको कि हम महाजनी प्रणाली भी बोलते हैं। महाजनी खाता प्रणाली भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। महाजनी बहीखाता प्रणाली, इसमें क्या है, ये इसके ऊपर आधारित होती है, दोहरा लेखा पर। इसके रूल्स जो है, इसके नियम जो है वो थोड़े थोड़े दोहरा लेखा पर आधारित होते हैं, यानी कि इसमें भी हर लेन देन के 2 पक्ष होते हैं। और दोहरा लेखा क्या है ये हम आगे चल के भी पढ़ने वाले हैं। तो इतना ही समझ लो, ये हमारी सबसे प्राचीनतम प्रणाली है जिसमें हम जो लेखे करते हैं वो हमारी अपनी लैंग्वेज में होते हैं, मतलब अपनी स्थानीय भाषा में होते हैं। जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हमारी लैंग्वेज क्या होगी? हिंदी, हम यहाँ पे हिंदी बोलते हैं, ठीक है। अब हम गुजरात में रहते हैं तो हमारी लैंग्वेज क्या होगी? गुजराती होगी, तो हम लेखे किस में करेंगे? गुजराती में करेंगे। ऐसे ही हम अगर रहते हैं महाराष्ट्र में रहते हैं तो हमारी लैंग्वेज क्या होगी? मराठी होगी, है ना, तो हम मराठा में लिखेंगे। हम जहाँ के भी रहने वाले हैं, हमारी जो स्थानीय भाषा है उसी में हम इसके लेखे करते हैं, ठीक है।
तो इसके बाद आती है रोकड़ प्रणाली। रोकड़ प्रणाली जो है ये, इसका मतलब इसे नाम से ही पता चल रहा है, केवल रोकड़ी लेन देनों के लिए प्रयोग की जाती है। जब हमें केवल रोकड़ी लेन देन होते हैं, हमारे जहाँ जो भी हमारा संस्थान है, जो कुछ भी है हमारे, हमने खोला हुआ कंपनी वगैरह जो भी है, जहाँ केवल रोकड़ी लेन देन होते हैं वहाँ हम इस प्रणाली का प्रयोग करते हैं, यानी कि उधार लेन देन जहाँ पर नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी जगह हो सकती हैं? कॉलेज हो गए, स्कूल्स हो गए, अनाथालय हो गए, एनजीओज हो गए, यहाँ पे रोकड़ी लेन देन चलते हैं, उधार नहीं चलता है। रोकड़ी का मतलब एक एग्जैक्ट रोकड़ से ही नहीं है, मतलब कि आप उधार लेन देन वहाँ पे नहीं कर रहे हो। ठीक है, केवल रोकड़ी लेन देन वहाँ पर हो रहे हैं, तो हम उसके लिए कौन सी प्रणाली का प्रयोग करते हैं? रोकड़ प्रणाली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाती है इकहरा लेखा प्रणाली। तो ये जो प्रणाली है ये अपूर्ण प्रणाली है, ये पूरी प्रणाली नहीं है, अशुद्धियाँ इसमें बहुत होती है, इसलिए इस प्रणाली का प्रयोग होता नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है। बस इसके बारे में इतना ही समझना पर्याप्त है कि ये एक अपूर्ण प्रणाली है, और इसमें क्योंकि इकहरा है, इकहरा लेखा है, तो हर लेन देन के दो पक्ष तो होते ही हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि कुछ पक्ष छूट जाते हैं, तो इसलिए जो भी खाते बनाते हैं, इसमें जो भी लेखी करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं। तो एक अपूर्ण प्रणाली है, इसका प्रयोग ज़्यादा होता नहीं है, प्रचलन में ये है नहीं। सबसे ज़्यादा प्रचलन में जो प्रणाली है वो है दोहरा लेखा प्रणाली। इसके नाम से पता चल रहा है, दोहरा लेखा, डबल एंट्री, दो बार लेखा। क्यों? क्योंकि हर लेन देन के, हर व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, ऐसा इस प्रणाली के अंतर्गत माना जाता है। कि जैसे अब मैं हूँ, मैंने किसी से जाके कोई चीज़ खरीदी, है ना, तो एक तो मैं हो गई खरीदने वाली, एक जिससे मैंने खरीदा है वो भी तो है, उसने मुझे बेचा भी तो है कोई सामान, है ना। तो एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला, दो पक्ष तो हैं कम से कम। अब मैंने उसको रुपए दिए, कोई चीज़ खरीदी तो मैंने उसको रुपए दिए, तो यहाँ पर भी दो पक्ष है ना, एक मैं जिसने रुपए दिए, एक वो जिसने रुपए लिए, है ना। अब मैंने कोई सामान खरीदा होगा तो उसने मुझे सामान दिया होगा, तो भी वहाँ दो ही पक्ष हो गए, एक वो जिसने मुझे सामान दिया, एक मैं जिसने सामान लिया। तो हर एक लेन देन के, हर व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, ऐसा मानना है दोहरा लेखा प्रणाली का। और सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रणाली भी यही है, ये इंग्लिश की है, इसमें सारे लेखे इंग्लिश में किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो सारी हो गई हमारी प्रणालियों की बात, इनके बारे में डिटेल में हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, लेखांकन की प्रणालियाँ ये चार प्रयोग होती हैं, जिनमें की सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रणाली है दोहरा लेखा प्रणाली, और सबसे ज़्यादा प्राचीन प्रणाली है भारतीय बही खाता प्रणाली। और किसके लिए यूज़ होती है रोकड़ प्रणाली, ये भी मैंने आपको बता दिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लेखांकन के सिद्धांतों के बारे में। इनके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, आगे चल के इनके बारे में पढ़ना ही है अच्छे से। हम रोकड़ के बारे में भी पढ़ेंगे, भारतीय बही खाता के बारे में भी पढ़ेंगे, और दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी बात करते हैं लेखांकन के सिद्धांतों की। किन सिद्धांतों पर लेखांकन आधारित होता है? तो लेखांकन जो है, इसके काफ़ी सारे सिद्धांत होते हैं, और जो सिद्धांत होते हैं ये समय समय पर बदलते रहते हैं, मतलब इनके अंदर स्थिरता नहीं है, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग जैसी ज़रूरत होती है वैसा सिद्धांत हम इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये जगह के स्थान पे भी बदलते रहते हैं, तो इसमें सार्वभौमिकता का अभाव होता है। लेकिन सिद्धांत तो हैं, निश्चित सिद्धांतों के आधार पर ही लेखांकन होते हैं। तो जो सिद्धांत अभी हैं फिलहाल, हम उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको मैं हटा देती हूँ। तो लेखांकन के सिद्धांतों में एक सिद्धांत होता है द्वैत पक्षीय सिद्धांत। अच्छा, मैं सारे सिद्धांत यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो लेखांकन के कुल ये सिद्धांत है। सिद्धांत से पहले हमें एक चीज़ और पढ़नी थी, लेखांकन के स्वरूप के बारे में, मैं भूल गई। पहले हम सिद्धांत थोड़े से पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम सिद्धांत में पढ़ ले रहे हैं द्वैत पक्षीय सिद्धांत। द्वैत पक्षीय जैसे अभी भी हमने पढ़ा दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में, है ना। दोहरा लेखा प्रणाली में क्या था, हर एक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, तो वही चीज़ ये है द्वैत पक्षीय सिद्धांत, यानी कि इसमें ऐसा माना जाता है कि हर एक लेन देन के दो पक्ष तो होते ही हैं। एक अगर खरीदने वाला है तो एक बेचने वाला है, एक अगर लेने वाला है तो एक देने वाला भी है, तो हर एक लेन देन के दो पक्ष हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसका एक सिद्धांत क्या है, द्वैत पक्षीय सिद्धांत, हर एक लेन देन के दो पक्ष होना। ठीक है, फिर क्या है, आय वसूली का सिद्धांत। आय वसूली के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है कि मतलब अगर हमें कोई आय मिल गई है,
तभी हम उसे आय मानेंगे, वरना उसको आय नहीं मानेंगे। जैसे उधार हो जाता है ना कुछ, तो जब तक कोई चीज़ उधार है, हमको मिली नहीं है, तब तक हम उसे आय मानेंगे नहीं। हम उसको आय तभी मानेंगे जब वो पूरी तरीके से हमको मिल जाएगी। जैसे हमें किसी व्यक्ति से 10,000 रुपये लेने हैं, हमने उसको सेल करी है, कोई चीज़ हमने उसको बेची है और उससे हमें उसके 10,000 रुपये लेने हैं या 8,000, जितने भी हमको लेने हैं। सपोज हमें 8,000 रुपये लेने हैं, 2,000 तो वो हमें दे गया, बचे 6,000 जो हमें नहीं मिले, पर हमने वस्तु तो उसको बेच दी, वस्तु तो वो लेके चला गया, है ना। तो ऐसे तो ये हमारी आय है, मिलेंगे तो वो है ही, हमें सेल तो हमारी हो ही गई है। तो हम उसे तब तक आय नहीं मानते जब तक कि वो पूरी तरीके से हमको मिल नहीं जाते। अब बंदा जब तक आके 6,000 हमको देगा नहीं, हम तब तक लिखेंगे नहीं अपने खाते में कि हमें मिल गए हैं, ये हमारे उधार में रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो हम लेन देन इसमें वित्तीय करते हैं, तो हम आय को तब तक आय नहीं मानते जब तक कि वो वसूल नहीं हो जाती। तो इसका ये सिद्धांत है आय वसूली का सिद्धांत, यानी कि आय को वसूल जब हो जाएगी तभी हम उसको आय मानेंगे। ठीक है, इसके बाद है व्यय का सिद्धांत। व्यय का क्या सिद्धांत है? व्यय का यही सिद्धांत है कि हम जो भी व्यापार में व्यय करते हैं उसका भी हम इसमें लेखा करेंगे। ठीक है, इसको इतना ही समझ लो। इसके बाद है पूर्ण प्रकटीकरण। पूर्ण प्रकटीकरण का मतलब व्यापार में जो भी लेन देन हुआ है, जो भी आय होनी है, जो भी संपत्ति है, जो भी दायित्व है, हर चीज़ का इसमें पूर्ण प्रकटीकरण, यानी कि पूरी तरीके से उसको दिखाया जाता है कि क्या क्या हमारे व्यापार में है, हमारे व्यापार की एक्चुअल में क्या आर्थिक स्थिति है। तो उसको हम बोलेंगे पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत। ठीक है, फिर ये आता है आय तथा व्यय के मिलान का सिद्धांत। आय तथा व्यय के मिलान का सिद्धांत से तात्पर्य ये है कि जब भी हम ये खाते वगैरह बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों के योगों को नापते हैं, बराबर होने चाहिए, है ना। तो क्या इससे क्या है, आय और व्यय के को हम कहाँ मिलान कर रहे हैं, कितनी आय हुई उसके मुकाबले कितना व्यय हुआ, हम तुलनात्मक अध्ययन भी कर लेते हैं। तो आय और व्यय के मिलान का सिद्धांत हम इसी को कहते हैं। तो लेखांकन के ये कुछ सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों को कुल 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ये सारे सिद्धांत जो हैं उनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी में अवधारणाएं आती हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो मैं लिख देती हूँ यहाँ। ठीक है, तो सिद्धांतों का जो वर्गीकरण है वो कैसे किया गया है, एक लेखांकन की अवधारणा या लेखाशास्त्र की अवधारणा, लेखाशास्त्र की मान्यताएं और लेखाशास्त्र यानी लेखांकन की परंपराएं। ये तीनों हम आगे पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल में है, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं इस पहले वीडियो में डालूंगी, तो इसलिए अवधारणाएं, मान्यताएं और परंपराएं हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मैंने अभी आपको बताया कि हमने स्वरूप छोड़ दिए हैं अभी, तो हम स्वरूप की बात करते हैं। लेखांकन के स्वरूप, कौन कौन से स्वरूप हैं इसका अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ। तो ये है लेखांकन के स्वरूप: वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, कर लेखांकन, सरकारी लेखांकन, सामाजिक लेखांकन, मुद्रास्फीति लेखांकन। इसके 2 प्रकार हैं, वर्तमान लागत लेखांकन और वर्तमान क्रय शक्ति लेखांकन, और मानव संसाधन लेखांकन। सभी के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। वित्तीय लेखांकन, इसमें देखो नाम लिखा हुआ है वित्तीय। वित्तीय यानी कि वित्त यानी कि धन, है ना। वित्तीय यानी कि धन से संबंधित, है ना, वित्त से संबंधित यानी कि धन से संबंधित, यानी कि रुपये और पैसों से संबंधित। तो वो लेन देन जो केवल रोकड़ी लेन देन होते हैं उनसे संबंधित लेखे किए जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन का मतलब वो लेखे करना जो कि रोकड़ से संबंधित हैं, है ना। यही तो स्वरूप है लेखांकन का। हम इसमें केवल वित्तीय लेन देन लिखते हैं जो कि रोकड़ से संबंधित होते हैं, जो कि वित्त से, द्रव्य से, धन से, रुपए से, जो भी कह लो आप उसको, उससे संबंधित होते हैं। ठीक, इसके बाद है यार लागत लेखांकन। लागत लेखांकन का मतलब कॉस्ट यानी कि वो रुपए पैसे जो कि किसी चीज़ के उत्पादन में हमने लगाए हैं। ठीक, लगाए हैं, जो रुपए खर्च किए हमने, उसको हम बोलते हैं लागत। ठीक है, उसका लेखांकन।
ये इसके स्वरूप है, हम कौन कौन से तरीके से हम इसको लिखते हैं, है ना। कौन से तरीके से लिखते हैं, एक तो हम वित्तीय लेखांकन करते हैं, यानी कि केवल रोकड़ में लेखांकन करते हैं, वो लेखे लिखते हैं जो रोकड़ से संबंधित होते हैं। दूसरी चीज़ क्या, हम उसमें कॉस्ट लिखते हैं, यानी कि वो रुपए लिखते हैं जो कि हमने खर्च किए हैं किसी चीज़ के उत्पादन में, उसको बनाने में या उसके निर्माण में, ठीक है। तो लागत लेखांकन। प्रबंधकीय लेखांकन जो कि प्रबंध से संबंधित होते हैं, हमारे नीति को निर्धारित करते हैं। हम किसी निश्चय में पहुंच जाते हैं सारे लेखांकन का अध्ययन करके, है ना। इसी की बात हो रही है यहाँ पे, प्रबंधकीय लेखांकन। देखो लॉर्ड फिट के सारी वही बातें आनी है, अलग अलग रूपे में हम वही वाली बात पढ़ रहे हैं सारी, ठीक है। फिर कर लेखांकन। कर लेखांकन तो बहुत सारी चीज़ों में करों का भुगतान हमें करना पड़ता है, जैसे सेल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, है ना। तो ये सारे करों का लेखा भी लेखांकन के अंतर्गत हम लिखते हैं। तो इसका एक स्वरूप ये भी है, क्या, कर लेखांकन, करों का लेखा करना, ठीक। सरकारी लेखांकन, तो ये सरकारी लेखांकन उस स्वरूप की बात हो रही है जहाँ सरकारी कामकाज होते हैं उसका लेखांकन होता है, जैसे नगर पालिका का लेखा हो गया, है ना, नगर निगम के लेखे हो गए, तो ये सरकारी है, सरकारी संस्था लेखांकन हो जाएंगे इसके, ठीक है। ये राज्य सरकारें जो लेखे रखती हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। सामाजिक लेखांकन तो जो समाज से संबंधित है, समाज में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसके जो लेखे होते हैं, वो जो वित्तीय परिवर्तन हो रहे हैं उसके जो लेखे होते हैं उसकी बात हो रही है, यानी कि हम उन सारे परिवर्तनों को लिखते हैं जो आर्थिक रूप से हमारे समाज को प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि आर्थिक परिवर्तन जो हमारे समाज में हो रहे हैं उसके लेखे जो हम कर रहे हैं, ठीक है। वो गए हमारे सामाजिक लेखांकन। के बाद ही आता है मुद्रास्फीति लेखांकन। मुद्रास्फीति क्या होता है, मूल्यों का एकदम से तेजी से बढ़ जाना। जब मूल्य बहुत तेजी से बढ़ जाता है तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, बहुत ज़्यादा घटने लगता है, एकदम से बहुत तेज़ी से घट जाता है तो भी वो स्थिति बहुत खतरनाक होती है। तो मुद्रास्फीति और मुद्रा अवस्फीति, अवस्फीति यानी कि घट जाना बहुत तेज़ी से, दोनों ही स्थितियाँ नुकसानदेह होती हैं, ठीक है। उसका लेखांकन भी किया जाता है, उसका जो हम लेखांकन करते हैं उसको हम मुद्रास्फीति लेखांकन कहते हैं, ठीक है। इसके दो और स्वरूप हैं, इसको दो भागों में बांटा है। वर्तमान लागत लेखांकन, यानी कि इस समय पे जब मुद्रास्फीति चल रही है, इस समय पे हम उसका जो हमारी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं, उस पर कितनी लागत आ रही है, उससे संबंधित लेखांकन हो गया ये, ठीक है। वर्तमान क्रय शक्ति लेखांकन, हम कितना क्रय कर सकते हैं रुपए के अंदर, 1 रुपये में हम कितना क्रय कर सकते हैं, जितने रुपए हम पर हैं हम उसमें कितना क्रय कर सकते हैं, क्रय शक्ति कितनी है, उसका लेखांकन, ठीक है। ये तो लागत का लेखांकन हो गया, वर्तमान में हम कितना खर्च कर सकते हैं किसी चीज़ के निर्माण पर, ठीक है। और ये वर्तमान क्रय शक्ति, हम कितना खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके के लेखांकन होते हैं। फिर आ गया मानव संसाधन लेखांकन। मानव संसाधन, देखो हम जो भी लेखे करते हैं, अभी हमने शुरू में पढ़ा वित्तीय लेखांकन, जो भी लेखे होते हैं वो वित्त से संबंधित होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मानव शक्ति भी बहुत प्रभावित करती है हमारे व्यापार को, किसी संस्था को, है ना, या किसी कंपनी को, जो भी कह लो आप उसको, हमारे व्यापार को, व्यवसाय को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है क्या, मानव संसाधन। कैसे, देखो हमारे पास मशीनें हैं, ठीक, हमारे पास हमने फैक्ट्री बना रखी है, उसमें मशीनें हैं, पंखे हैं, हमारे पास रुपए भी हैं जो हम दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास काम करने के लिए मजदूर नहीं है। तो हम क्या उत्पादन कर पाएंगे, निर्माण हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जब मजदूरी नहीं है तो हम किससे करेंगे निर्माण, कौन करेगा हमारे लिए काम, हम तो अकेले इतना सारा काम नहीं कर सकते ना, हमें मजदूरों की ज़रूरत होती ही है। जब मजदूरी ही नहीं है तो हम किससे करवाएंगे, तो हमारे पास मानव संसाधन होना चाहिए ना, नहीं है तो उसका लॉस हो रहा है, इसका भी लेखा रखना ज़रूरी है। तो इसके लेखे के लिए कौन सा स्वरूप इसका काम में आता है, मानव संसाधन लेखांकन, ठीक है। इसमें मानव शक्ति से संबंधित लेखे किए जाते हैं, मानव शक्ति से संबंधित जो भी आय व्यय होते हैं हमारे, उसके लेखे किए जाते हैं, ठीक है। मजदूरी हो गई, ये सब चीज़ें मानव संसाधन लेखांकन के अंतर्गत आएंगी। अगर इसके लेखांकन नहीं किए जाएंगे तो भी हमें पता नहीं चल पाएगा ठीक से कि हमें एक्चुअल में कितना लॉस हुआ है, कितना हमें एक्चुअल में कितना लाभ हुआ, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लेखांकन के स्वरूप। इनमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो किसी को तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ठीक से समझाने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, कुछ अलग तरीके से। और मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा सभी के लिए। ये शायद छोटे बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है और जो कंपटीशन लेवल के हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि ये लेखांकन और ये पुस्तपालन तो है ही हमारे कोर्स में, टीजीटी में और शायद पीजीटी में भी, और जो इंटर लेवल तक के हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो आशा करती हूँ पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।